Good morning, students. Today we are going to study the topic of history is the SALT March and the Civil Disobedience Movement. नमक कानून और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको हिंदी में बोला जाता है। इसके पहले का जो टॉपिक था जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसे कहा गया असहयोग आंदोलन कहा गया था। लास्ट टॉपिक उसका था 1929 में लाहौर कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। उस लाहौर कांग्रेस में जिसके कांग्रेस की मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने डिमांड रखा था फुल इंडिपेंडेंस का इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके लिए रेडी नहीं हुई और 29 से ही 26 जनवरी को एवरी ईयर फुल इंडिपेंडेंस डे के रूप में कांग्रेस ने मनाना स्टार्ट कर दिया, जो कंटिन्यू आपको 1946 तक चला। और दैट डे 26 जनवरी इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द रिपब्लिक डे बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इंप्लीमेंटेड ऑन दिस डेट। तो फुल इंडिपेंडेंस का डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया। वह रेडी भी नहीं थे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली लंदन में मीटिंग होती है उससे को बुला करके कांग्रेस के साथ मीटिंग किया जाता फॉर द डोमिनियन स्टेटस, इसके लिए भी तैयार नहीं थे, डोमिनियन स्टेटस के लिए भी तैयार नहीं थे, राउंड टेबल के लिए भी तैयार नहीं थे। और इस सिचुएशन में तब महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को एक अल्टीमेटम लेटर के रूप में एक अल्टीमेटम दिया और उस लेटर में जो डिमांड उसको कह सकते 11 डिमांड उसमें थे जो गांधी जी के द्वारा लिखा गया लेटर लिखा गया इरविन को। उस लेटर को आप अल्टीमेटम कह सकते हैं टू स्टार्ट द न्यू मूवमेंट दैट इज द साल्ट मार्च और वी कैन से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। वो इसको स्टार्ट करने के प्लस अल्टीमेटम कहा जाए उसकी। उस 11 डिमांड में महात्मा गांधी ने कुछ डिमांड ऐसे थे जो जनरल इंटरेस्ट के थे। जनरल इंटरेस्ट का मतलब यह है कॉमन पीपुल के इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ, और कुछ ऐसे डिमांड थे जो हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन से जुड़ा हुआ। महात्मा गांधी ने इस 11 डिमांड में ऑलमोस्ट वाइड रेंज को इसमें इंक्लूड किया। या इस बात को ध्यान देंगे, वो चाहते थे कि हमारे ऐसी डिमांड मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत करूं जिसमें पूरे देश की जनता का इंटरेस्ट उसमें हो। इसका रीजन था कि अगर सभी जनता के इंटरेस्ट को उसमें डालते हैं तो कलेक्टिवली यूनाइटली इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज होगा। तो किसी भी खास कम्युनिटी के वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने 11 डिमांड रखा और ये वाइड स्प्रेड डिमांड रखा गया। जनरल पीपुल के लिए इंटरेस्ट उसमें पीजेंट्स फार्मर्स का भी जुड़ा हुआ था और बिजनेसमैन का जुड़ा हुआ। इन्होंने साल्ट मार्च को जब ये 11 डिमांड रखा तो उसका इंटरेस्टिंगली आंसर कुछ भी नहीं आया। इरविन ने कोई इंटरेस्ट इस पर नहीं दिखाया, उसका आंसर नहीं दिया, रिपीट भी नहीं कुछ भी किया। तब महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च को और साल्ट को चूज किया फॉर द मूवमेंट। अब तो सोचेंगे कि सर उन्होंने साल्ट को ही क्यों चूज किया? इसके पीछे कारण भी है। साल्ट ही एक ऐसा चीज था जिसको यूज करते थे फ्रॉम द पुअर टू द रिचर पीपल, पहला कॉज। और दूसरा कॉज, ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट द प्रोडक्शन ऑफ साल्ट वाज द मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। प्रोडक्शन पे, साल्ट के प्रोडक्शन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। वह इसको प्रोडक्ट करते थे। इसको आप कह सकते हैं कि राशनिंग सिस्टम उस समय इसको प्रोवाइड किया जाता था और महंगे भी थे। तो इसलिए महात्मा गांधी ने इस साल्ट को चूज किया ताकि फ्रॉम द पुअर टू द रिचर पीपुल इससे
इंटरेस्ट उनका इंटरेस्ट 60 से था और इसलिए वो इसमें शामिल हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने साल्ट को चूज किया। 12 मार्च, और गांधी जी ने उस लेटर में ये भी को कहा था कि अगर आप इसका डिमांड नहीं फुलफिल करेंगे तो मेरा फिर मूवमेंट, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक तरह से पॉज हो गया था। मैंने पिछली क्लास में बताया आपको कि चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ और उसमें पुलिस स्टेशन पर अटैक किया गया, बहुत सारे पुलिस वाले डेथ हो गए, और इस इंसिडेंट को लेकर महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक लगा दिया, क्योंकि वह वायलेंट हो गया था। महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि मूवमेंट हो लेकिन वो वायलेंट नहीं हो, वायलेंस नहीं हो उसमें। तो महात्मा गांधी ने इरविन को वो लास्ट अल्टीमेटम दिया था कि अब फिर हम मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं अगर आप हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहे। महात्मा गांधी ने 60 को चूज किया और 60 मार्च स्टार्ट किया। 12 मार्च 1930 को फ्रॉम द साबरमती टू द दांडी, दांडी कोस्टल एरिया है, समुद्र किनारे है, और साबरमती अहमदाबाद के नजदीक, वहां से वो विद देयर 79 फॉलोवर्स के साथ और 24 दिन तक पैदल चलकर 240 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया इन्होंने। एवरीडे वो 10 किलोमीटर चलते थे उनके ग्रुप, उनके फॉलोवर्स के साथ, वो खुद चलते थे फॉलोवर्स के साथ। और जब वो उनके रास्ते में उनका, उसको कह सकते हैं, उनका बड़ा स्वागत होता था जनता के द्वारा, जहां कहीं भी खड़े थे, वह मीटिंग होती थी और पीपल को अवेयर किया जाता था अबाउट द साल्ट मार्च के बारे में। 24 दिन में इन्होंने इस डिस्टेंस को कवर किया, 240 माइल को, और दांडी में जाकर इन्होंने अपने हाथों से साल्ट को बनाया, नमक को बनाया और ब्रिटिश कानून को तोड़ा। क्या ब्रिटिश कानून को कैसे तोड़ा? तो साल्ट बनाने के लिए इंडियंस वेयर नॉट अलाउड, इंडियन किसी को अलाउड नहीं था नमक बनाने के लिए। नमक बनाने का जो मोनोपोली था केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। तो यहां क्या हुआ? महात्मा गांधी ने साल्ट लॉ को तोड़ा। अब देखिए, साल्ट सिविल डिसोबीडियंस, साल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोनों में डिफरेंस क्या है? साल्ट लॉ में था क्या कि कानून को तोड़ना, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में था कि कॉपरेट नहीं करना गवर्नमेंट को। अब ये जो साल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसमें दोनों को पैक मिला दिया गया। और महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने होल नेशन से रिक्वेस्ट किया कि आप कानून भी तोड़ें और असहयोग भी करें। देश के अंदर, पूरे देश में गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक किए गए। तो गवर्नमेंट, इसके बाद साल्ट लॉ हुआ तो गवर्नमेंट रिप्रेसिव मूड में आ गई, दमन के मूड में, जिसके कारण पूरे देश में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस थी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, सभी पे अटैक हुआ, कोर्ट पे अटैक हुआ। गवर्नमेंट रिप्रेसिव मूड में आ गई, किसान ने टैक्स देना बंद कर दिया, और स्पेशली कोस्टल एरिया में जहां भी नमक का गोडाउन था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, उस गोडाउन पर अटैक किया गया, नमक को लूट लिया गया। जब नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो घबरा कर ब्रिटिश गवर्नमेंट कंप्रोमाइज पर आ गई। अब देखिए, कंप्रोमाइज पे आ गई तो गांधी और इरविन के बीच में एक मीटिंग हुआ, और उस मीटिंग को गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ इरविन के डिमांड, गांधी के डिमांड थे, आप कह सकते हैं कांग्रेस का डिमांड था जिसको इरविन ने फुलफिल करने का कमिटमेंट किया। कुछ इरविन का डिमांड था जिसको गांधी जी ने फुलफिल करने का कमिट किया। पहले गांधी जी का जो डिमांड था, उनका था कि विड्रॉ केसेज ऑफ प्रिजनर्स, जो केस उन्होंने देश के डिफरेंट लीडर पर डाल रखा था, उस लीडर पर से केस उठाया जाए पहले। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, लगभग 1 लाख लोग, 1 लाख पीपुल, लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया था।
महात्मा गांधी ने ये कहा कि आप हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दें और उनके ऊपर केस जो आपने डाला है उसे भी खत्म कर दें। उसके बाद जो कोस्टल रियाज में पीपुल रह रहे हैं उनको साल्ट बनाने और साल्ट कलेक्ट करने का भी परमिशन दे विदाउट पेइंग द टैक्स। उसके बाद उनका डिमांड था नो बैरिकेड पीसफुल पिकेटिंग। इन्होंने कहा कि हमारी जनता मूवमेंट पे पीसफुल पिकेटिंग शांतिपूर्वक अगर विद्रोह कर रही है उसको रोका नहीं है। क्या पीसफुल पिकेटिंग से मतलब है शांतिपूर्वक आंदोलन करना, लीकर शॉप पे, फॉरेन गुड्स शॉप पे मूवमेंट करना, इसको रोका नहीं है। और ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या उसके बाद जब देश के अंदर वाइड रेंज पे मूवमेंट चल रहा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों के लैंड को कब्जा कर लिया था, फोर्सली कंट्रोल करने से ले लिया था। तो महात्मा गांधी ने उसमें डिमांड रखा जिनके प्रॉपर्टी को उन्होंने कब्जा कर रखा है उस प्रॉपर्टी को फिर बांट दिया जाए उनके बीच में। ये डिमांड था महात्मा गांधी का। गांधी जी के साथ जो इरविन ने डिमांड रखा उसका डिमांड था कि आप अपने मूवमेंट को पोस्टपोन कर दें, पोस्टपोन कर दे मूवमेंट को और पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि मीटिंग में आए। महात्मा गांधी मीटिंग में गए वहां पे लंदन में, लेकिन वहां मीटिंग नहीं हो पाया। महात्मा गांधी फिर लौटकर वहां से आए और इस मूवमेंट को उन्हें कंटिन्यू कर दिया। उसमें एक बात थी, हमारे जो यूथ विंग थे कांग्रेस के, उनका डिमांड था कि कुछ हमारे लीडर्स को जो अरेस्ट किया गया है, भगत सिंह, राजगुरु, इन सभी को छोड़ दिया जाए। इसके लिए वो लीडर तैयार नहीं थे, ब्रिटिश तैयार नहीं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट तैयार नहीं थी और महात्मा गांधी से तय नहीं हो पाया, जिसके कारण वो लौटकर आए, मूवमेंट स्टार्ट रहा। लेकिन लास्टली 1934 होते होते ये मूवमेंट भी स्लो डाउन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द साल्ट मार्च।